अच्छा, स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही थी, बीच में रह गई थी बात, क्या स्मार्ट सिटी की दिशा में आप लोगों को जितना आगे बढ़ना चाहिए था वाकई में आप लोग बढ़ पाए? वाकई न बढ़ नहीं गए। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सिक्यूटेड प्रोजेक्ट। और ये है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है, और जो भी हमको करना था, मुझे लगता है कोई 91-92% प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेंडर हो गए, उसमें बहुत हाई परसेंटेज कंप्लीट भी हो गए। पर इसको अगर अखिलेश जी को अगेन इसमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत हो, हम लोग, मैं नहीं, खट्टर साहब को बैठाएंगे, क्योंकि मैं तो अर्बन मिनिस्टर नहीं हूं अभी, उनको बता के उनको बताएंगे ये हुआ स्मार्ट सिटीज में। ठीक है सर, अब आपके मंत्रालय पे मैं आता हूं, और आपके मंत्रालय के लिहाज से अगर देखा जाए इस बजट को, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, मेरा मंत्रालय एक ऐसा है जिसके लिए प्रोविजनिंग जो है बजट में सरकार से नहीं आती। मैं एक ब्रॉड बात आ रहा हूं, जब मैं सिविल एविएशन मंत्री भी था तो मैंने कहा था, हमने एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एयरपोर्ट्स के कैसे की थी, दो हमने बड़े एयरपोर्ट्स मुंबई और दिल्ली को प्राइवेटाइज किया, उसे 27,000 करोड़ मिले, इसके बाकी उसमें कर दिया। हमारी जो काम है, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाना, पेट्रोल और डीजल का नाम नीचे लगाना, ये हमारी कंपनीज करती हैं, और हमारी कंपनीज का पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1,59,000 करोड़, और उन्होंने 19% रेवेन्यू दिलवाया सरकार को। इसलिए हम सर, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जो हमें चीजें चाहिए थी वो उन्होंने क्लियरेंसेस कर दी हैं। अब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इसका जेस्टेशन ज्यादा होता है। हमने क्या किया, हमने उनको कहा कि देखिए, ये नहीं हो सकता कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए एक जहाज आ रहा है, वो 6 महीने काम करेगा, फिर मॉनसून आ जाएगी, बाहर जाएगा, फिर टैक्स लग जाएगा। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने सब हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी है, पर ये कोई प्रोविजनिंग नहीं है। मैं सब देख रहा था, ओएनजीसी वगैरह के शेयर भी मैंने देखे, रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, रिकॉर्ड हुई देखा। हाँ, पर मैंने कहा था बेस्ट इज येट टू कम। अगर आपके ओएनजीसी के शेयर अभी रखिए, आने वाले समय में और 5 गुना ऊपर जाएंगे। लेकिन जो आम जनता है, जो सीधे पेट्रोल डीजल के दाम से प्रभावित होने वाली जनता है, क्या उसको भी कुछ राहत देंगे आप लोग आने वाले दिनों में? अंकल, एक देश है जिसमें पिछले 3 साल से दाम तो कम हुए हैं। आप ये कहिए कि आप कहीं बढ़ाने वाले तो नहीं है। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ भी रहा है, हमारी कंपनी नहीं बढ़ा रही है, कम कर रही है। मैं बताऊं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, आपको जनता को गणित समझा दीजिए। जमको को मैं गणित समझाता हूं। हाँ। 2 बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेंटर की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कम की, ठीक है, और बीजेपी स्टेट ने अपना वैट कम किया। तो बीजेपी स्टेट में और नॉन बीजेपी स्टेट में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसमें 10 रुपए और 12 रुपए का फर्क आया रफली। अब क्या हुआ है, भाई साहब जो हमारे युवा नेता हैं, जो कहते थे महामारी के दौरान, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, वो आता है आपको? तो मैंने कहा, राजस्थान में तो आपकी सरकार उस समय थी उनकी, आप कूड़े में फेंक दिए, पंजाब में आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इनकी सरकार आ गई कर्नाटक में, कह रहे हैं हम पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या किया ना, आते सारी 3 रुपए और 6 रुपए पता नहीं कितने बढ़ा दिया। फिर वहां नहीं रुके, फिर दूध का दाम बढ़ाया, फिर कहते हैं फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, वो बढ़ा दिया। भाई साहब, मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और भारत एक सिर्फ देश है जहां पे पेट्रोल और डीजल का काम कम हुआ है। मैं आपको रेफरेंस पीरियड बताता हूं। हाँ। और इंडिया के नेबरहुड को भी आप देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ है, पाकिस्तान में अगर बैठे होते हैं, क्या समय हुआ है, 7 बजे, 8 बजे वो बिजली बंद कर देते हैं। क्यों? उनके पास एनर्जी नहीं है। आप क्या है, आप दिवाली मनाते हो 8 बजे शाम को। देखिए, ऐसा है, जो चीज अच्छी चल रही हो उनको बोलो उसमें हाथ मत डालो, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्रॉब्लम इन्हीं को होगा। जी, आपने एक बात अभी कही सर कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। एक बड़ा आरोप आप पर विपक्ष ये भी लगाता है कि नौकरियों के मामले में जो आपने कहा था वो नहीं किया। बिल्कुल किया। क्या ये जो बजट है आपको लगता है कि रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है? नहीं, देखिए, युवाओं को नौकरियां मिल सकती हैं? और मैं आपको आरबीआई स्टेटस बताता हूं, आरबीआई की स्टेटिस्टिक देने को तैयार हूं, मैं स्टेट बैंक की स्टेटिस्टिक देने को तैयार हूं, पर मैं इसलिए नहीं आया। हां, आज दुनिया भर में जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है, सब जगह नहीं हो रही है। Parts of the world are in recession, other part is flirting with recession. यूरोप में नेगेटिव है, जापान में फ्लैट है। भारत में जहां पे ग्रोथ हुई है, कुछ ग्रोथ जहां हुई है जॉबलेस हुई है। क्यों जॉबलेस हुई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण वो जो ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री और जो वो नहीं, तभी मोदी जी ने और निर्मला जी ने क्या कहा, इस बजट में 4 करोड़ से अधिक हमारे युवाओं को 5 साल में नौकरी दिलवाई जाएगी। और सुनिए, क्योंकि इसका
आपको कंडीशन करना है, इसमें इंटर्नशिप भी है। उसका जो आपने हमारे मैनिफेस्टो से लिया, अंकल देख तो लो आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, हमने क्या किया। यही नहीं पुरी साहब, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर 2 है, इंटर्नशिप करने के बाद कहां जाएंगे बच्चे? अग्निवीर देखो ऐसा है, अग्निवीर 2 की बात है, आप करना चाहते हो, कहना चाहते हो कि परमानेंट, वो 4 करोड़ जो है ना वो तो रेगुलर है, तो उसको वहीं ले जाएंगे। तो उनको बोलो कि थोड़ा सा समय दो हमें, अभी हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, 2027 तक जब हम तीसरे स्थान पे होंगे उस समय $5 ट्रिलियन की होगी, हम उस समय ले जा रहे $5 से $7 ट्रिलियन। अभी देखिए क्या हो रहा। आपके समय में क्या हुआ था बताऊं आपको? ये जो उनके बहुत विद्वान पूर्व वित्त मंत्री थे, क्या नाम है, चिदम्बरम जी, उन्होंने क्या किया, अपने दाम को कम रखने के लिए पेट्रोल डीजल उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिया। 2004 और 14 में जब इनकी सरकार थी, ऑयल बॉन्ड्स कितने के फ्लोट किए? 1,41,000 करोड़ में। वो हुआ, पंजाबी में कहते हैं कि कर्जा ले नाना और उसका जो कर्ज चुकाए वो पोता। वो हमारे साथ हुआ है। अंकल ने लिया कर्जा और हम अभी 1,41,000 का 3,20,000 करोड़ लौटा रहे। ये तो बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है। मोदी जी के सारे 11 बजट फिस्कल कंसोलिडेशन रखी है, मजबूत हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित भारत की ओर ले जाने वाले। ठीक है पुरी साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा। दरअसल युवाओं में बहुत पिछले दिनों में आक्रोश भी कई बार देखने को मिला, सड़कों पर भी उसकी परिणति नजर आई। आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे। क्या आप इस मंच से उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इतनी नौकरियां ये सरकार देगी कि बेरोजगारी की समस्या दूर होगी? 100%। हाँ। और मैं और उसके लिए क्या रोड मैप है आपके? रोड मैप तो है, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे। मैंने एक बारी जब मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था, मैंने कैलकुलेशन की, 1,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में हम आवास बनाते हैं, कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और स्किलिंग कैसे होती है। मैं यहां आपके मंच से भी पूरी कॉन्फिडेंस से कहता हूं। मैं एक और आपको बताता हूं, जब ये G7 का समिट हो रही थी इटली में, तो मैं टेलीविजन में, मैं 39 ईयर्स मैंने स्पेंड किए हैं एज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। मैं ये जो वर्ल्ड लीडर्स उनके चेहरे देख रहा था और मैं अपने साथियों को कह रहा था, इनमें से कितने हैं हु कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म? मोदी जी तो 3rd टर्म पे हैं, और 3rd टर्म पे भी आए प्री पोल अलायंस के साथ। हमारा प्री पोल 292 था और इसलिए बिल्कुल सेफ है। इनमें से मैंने देखा अमेरिका, यूरोप, एक नहीं है री इलेक्टेड। तो ये कुछ तो अच्छा हुआ होगा। और युवा अगर कोई कमी है तो आने वाले समय में बता रहा हूं, स्किलिंग, women led development, jobs, especially for the younger people, ठीक है, टोटल डिलीवरी होगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल छोटा सा तो हो चुका है, एक बोनस। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनमें से कई कह रहे हैं कि हम दिल्ली फिर से जाएंगे। अरे भाई ऐसा है, अगर किसी को बातचीत करनी, कोर्ट का भी अब कहना है कि हटा दीजिए वहां से बैरिकेड। कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है बैरिकेड हटा दीजिए। देखिए ऐसा है, किसान हमारे भाई हैं, इसलिए मैं कोई कैरेक्टराइजेशन वो एक्स है वो वाई है मैं तो उसमें पढ़ता ही नहीं हूं। पहले से मैं कह रहा हूं, जब पंजाब भी जाता, उनके जो जेन्युइन रीजन है, वो एमएसपी चाहते थे, एमएसपी पता नहीं कितनी बढ़ गई और बढ़ती जा रही है। अगर उनके और इश्यूज हमारे लोग बैठ करेंगे, इसमें कोई सरकार और विरोध और विपक्ष की बात ही नहीं है। देयर पार्ट्स ऑफ अस, देयर आर ओन सिटीजन। वो राहुल गांधी जी भी थोड़े कुछ कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। वो 2029 की बात की गारंटी दे रहे हैं उनको। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। वो सरदार जी पहुंचे हुए थे, हमसे भी बात करें, हमारे लोग भी बात करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी साहब, आपने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। तो इसी तरीके से इस मंच पर कुछ और राजनीति की दुनिया के दिग्गज आते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।